वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और कई सारे मुद्दों पर बात करनी है जो कि आपके निवेश और आपके बचत खर्च से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच हमारे दो मेहमान जो कि जुड़ गए हैं, पंकज मटवाल एमडी ओपिया मनी मैनेजर्स, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और दर्शकों से जुड़े उससे पहले आइए बता देते हैं कि अगर दर्शक अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो वो कहाँ हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो एक जो चीज़ जो आप सभी को नोट डाउन करनी है वो ये है कि हमारा समय बदल गया है। 4 से 5 बजे आप लाइव हमें देख सकते हैं, 8 से 9 भी देख सकते हैं, लेकिन अपने सवाल पूछने के लिए हमसे लाइव बात करने के लिए 4 से 5 बजे का ये नया समय है। व्हाट्सएप नंबर 9619873567, इस नंबर पर अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप करें। आप चाहें तो अपने सवालों का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं और यूट्यूब पर हमारा शो आप देखिए, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। तो ये है ये ज़रिया जिसके तहत आप हम तक पहुंच सकते हैं। और चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और हेमराज का मैं सवाल लूंगी। हेमराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, तब तक पंकज जी मेरे ख्याल से इनका सवाल आपके पास है, एक बार उनके पोर्टफोलियो पे हम डाल लेते हैं नज़र। हेमराज मेरे साथ फोन लाइन पर भी हैं। हेमराज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैम नमस्कार मैम, मैं एकदम बढ़िया हूँ। हिमाचल प्रदेश से आप कॉल कर रहे हैं सर? जी आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। 23,500 रुपये की आप SIP कर रहे हैं और आप इसको बढ़ाएंगे भी, 35,000 तक करेंगे। और इनफैक्ट आप ये इस साल के सितंबर महीने से ही करना चाह रहे हैं। आपका करंट मार्केट जो आपने वैल्यू है पोर्टफोलियो की जो दी है वो 8 लाख है और 15 साल आपको ये SIP कंटिन्यू करनी है। 3 करोड़ का आपको कॉर्पस चाहिए रिटायरमेंट के लिए। और 15 साल के बाद, 15 साल की बात कर रहे हैं ना आप? 15 साल में 3 करोड़ की बात कर रहे हैं? हाँ मैडम, मैं ये 35,000 अगर 15 साल तक कंटिन्यू रखता हूँ इन्हीं फंड्स में जो मैंने आपको भेजा है, तो मेरा कॉर्पस ये जो मैंने एक्सपेक्टेड है वो अचीव हो पाएगा या कितना होगा? वो जो मेरे फंड्स है मैम वो उनमें कोई चेंजेस की वही देख रही हूँ मैं आपके फंड्स। एक ब्लू चिप है, ICICI का वैल्यू डिस्कवरी है, परापारे का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है, महिंद्रा मनोलाइफ का भी स्मॉल कैप है, टाटा इंडिया डिजिटल है और एक टैक्स एडवांटेज है आपके पास। ये स्कीम्स का चुनाव आपने खुद से किया है? हाँ मैडम, मैंने खुद से किया। निवेश को अगर बढ़ाना हो, अभी तो आप बढ़ाकर 35,000 करेंगे जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी बढ़ाने की जब क्षमता होगी आप कर पाएंगे? डेफिनेटली। बट मैं अभी एक्चुअली जो मेरा अभी मंथली इनकम है मैं उसी हिसाब से 35 तक कर पाऊंगा इसको। बाकी आगे जैसे जैसे इनकम ग्रो होगा तो इसको मैं टॉप अप कर। श्योर, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। जब भी हो सके आपको स्टेप अप करने की कोशिश करनी चाहिए। पंकज जी आपके पास आऊँगी, तो फंड्स को लेकर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हमें सुधार करने की यहाँ पर काफ़ी गुंजाइश है। हालांकि स्कीम्स ऐसा भी नहीं कि इन्होंने बहुत बुरी रखी हुई हैं पंकज जी, लेकिन जैसे कि 2 स्मॉल कैप है इनके पास, एक सेक्टर फंड है इनके पास, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। हालांकि इन्होंने ब्लू चिप और वैल्यू डिस्कवरी फंड भी अच्छा रखा हुआ है, कौन स्मॉल कैप भी हमने देखा है कि पिछले दिनों काफ़ी चला है और आजकल तो स्मॉल कैप चल ही रहे हैं। पंकज जी, तो किसमें से निकलने की सलाह होगी? कविता जी नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए फंड का चुनाव अच्छा है, लेकिन क्योंकि अगर आप देखेंगे एलोकेशन वाइज तो हेमराज जी ने 2 स्मॉल कैप फंड लिए हुए हैं और अगर टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा एलोकेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है। साथ ही एक सेक्टोरल फंड भी पोर्टफोलियो में है, तो मेरे हिसाब से उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितना ही निवेश कर रहे हैं। क्योंकि हेमराज जी आपने कहा कि आप बढ़ाकर इसको अपने निवेश को 35,000 पर मंथ करने वाले हैं और समय भी आपके पास 15 साल का है, तो मेरे हिसाब से थोड़े से बदलाव की जरूरत है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका लक्ष्य है 15 साल में आप पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं 3 करोड़ रुपए, तो ये मुमकिन है, लेकिन आपको समय के साथ, मतलब अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं 12% का CAGR अज्यूम करूं तो हर साल आपको 8% से
अपने निवेश को बढ़ाना होगा। तो आप स्टेप अप कीजिए, हर साल 8% से बढ़ाते रहिए। पहले 35,000 कीजिए, उसके बाद ईयर आफ्टर ईयर 8% से आपको इंक्रीज करनी है SIP। तो ये बहुत जरूरी होगा ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो स्कीम्स के बारे में कहूंगा कि स्मॉल कैप में यदि आप थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर दें, उसके बजाय, क्योंकि जो लार्ज कैप फंड है आपके पास ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, उसमें सिर्फ 1,000 रुपीज की SIP जा रही है, उसको आप बढ़ा दें तो वो बेहतर होगा। और साथ ही टाटा डिजिटल इंडिया फंड, हालांकि फंड अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है उसका एलोकेशन आपके दूसरे फंड्स में भी काफी है, तो आप यहां पर भी SIP बंद कर सकते हैं। और मिड कैप मिसिंग है आपके पोर्टफोलियो में, तो आप एक मिड कैप फंड को ऐड कर लें तो अच्छा होगा। और मिड कैप में मैं आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड लेने की सलाह दूंगा। तो थोड़ा सा बदलाव आप कर सकते हैं, बट ओवरऑल अदरवाइज आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। समय के साथ बढ़ाते रहिए, आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। हेमराज जी, क्या आपको पंकज जी से और कोई सवाल पूछना है? नहीं मैडम, मेरे को जो जानना था वो इन्होंने अच्छे से बता दिया, तो थैंक यू सो मच मैम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल यहाँ पर लेते हैं। नमस्कार मनोज जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा था मैम। ओके, पूछिए सवाल। मैं मेरा नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता हूँ मैम, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक्चुअली। और प्रेजेंट जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मैंने मेरा जो इन्वेस्टमेंटेड अमाउंट है उसका डिटेल आपको भेजा है, जिसमें NPS Tier 1 एज वेल एज Tier 2 EPF और PPF, तो उसमें इन्वेस्टमेंट है मेरा प्रेजेंटली, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 54 लाख हो चुकी है एक्चुअली। ठीक है। और मेरे 3 गोल्स है प्राइमरीली। हाँ जी। नंबर 1, मुझे मेरे खुद के घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए जो है 10 लाख रुपीस की ज़रूरत है आफ्टर 5 ईयर्स। सेकंड, मेरा चाइल्ड्स एजुकेशन के लिए 25 लाख आफ्टर 10 ईयर। और खुद की रिटायरमेंट के लिए मुझे जो है 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए आफ्टर अराउंड 17 ईयर। तो उसके लिए मुझे जो है एक पोर्टफोलियो काइंडली सजेस्ट करें। और मेरा इंश्योरेंस का भी डिटेल मैंने दिया है मैम, तो मुझे उसमें फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है या एग्जिस्टिंग जो मेरा इंश्योरेंस है वो सफिशिएंट है, वो काइंडली बताएं। ऑलराइट विश्वजीत जी, इन्होंने मनोज जी, आप पहली बार निवेश करेंगे म्यूचुअल फंड्स में ना? हाँ, यस मैम। कितने से शुरुआत करना चाहते हैं? मैं अभी एट प्रेजेंट 35 to 40,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ SIP के थ्रू। 10-15 साल ना? हाँ, यस मैम। विश्वजीत जी। जी मैडम, मैंने इनका पोर्टफोलियो देखा, इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के अलावा काफी सारी चीजें अच्छी प्लान कर रखी है। इंश्योरेंस भी ले रखा है, मेडिक्लेम भी ले रखा है, और इसके अलावा NPS जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उसमें भी निवेश किया हुआ है, PPF में भी निवेश किया हुआ है। तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स ले रखे हैं। केवल जो महंगाई को बीट करने के लिए जरूरी होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, वो नहीं है। तो ये उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो इक्विटी में निवेश करना भी चाहते हैं। और 35-40 हजार की अगर ये SIP करते हैं तो बिल्कुल ये अपने गोल के करीब पहुंच जाएंगे, 3 करोड़ के करीब। और जो इन्होंने NPS और PPF में भी निवेश किया हुआ है, वो भी सब अगर हम रिटर्न्स के हिसाब से देखें, जो 8% या PPF में 7.1% है, उसके हिसाब से भी ये 1,70,00,000 रुपया अचीव कर लेंगे, गोल अचीव कर लेंगे। तो 3 करोड़ थोड़ा कंजर्वेटिव गोल है मनोज जी रिटायरमेंट के लिए। तो अच्छा है, आपने 35,000 रुपये अगर आप निवेश करते हैं तो 3 करोड़ तो आपका यहीं से बन जाएगा, और 1,70,00,000 करीब जो आपने और निवेश किया हुआ है वो भी आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा गोल आपने रखा था, 5 साल बाद आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो आपने NPS Tier 2 में भी निवेश किया हुआ है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गोल है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से इसको निकालें और म्यूचुअल फंड्स में जो आप SIP करेंगे उसको थोड़ा लंबा समय दें, ताकि वहां से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको पूरा एडवांटेज मिले। जहाँ तक कि आपका मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है, आपने ले रखा है 5 लाख करीब का, 5 लाख का मेडिक्लेम। तो आजकल क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन काफी तेज है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा करीब 10 लाख रुपए का आपका मेडिक्लेम होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से कवर्ड हो जाए, एडिक्वेटली कवर्ड हो जाए। और जो पोर्टफोलियो आपने क्रिएट करना है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड्स को हम चुनाव करेंगे, तो उसको एक डाइवर्सिफाई कर लेंगे। इसमें SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड आप ले सकते हैं, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड,
और इसके अलावा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और निपॉन इंडिया का एक स्मॉल कैप फंड भी आप लें। ये 30-35 हजार, 5-5 हजार करके या 6-6 हजार करके आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका एक शुरुआती पोर्टफोलियो बन जाएगा और कोशिश करेंगे आप इतना स्टेप अप कर सके हर साल, तो आपका और अच्छा कॉर्पस बन पाएगा। तो मेरे हिसाब से आप अपने गोल के काफी करीब हैं। बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपने अच्छी कर रखी है। म्यूचुअल फंड से जरूर स्टार्ट करें, जितनी जल्दी हो सकता है स्टार्ट करें। अभी आपके पास काफी समय है, तो एक अच्छा कॉर्पस आप क्रिएट कर पाए। मनोज जी, कोई सवाल पूछना है आपको? नहीं मैम, मेरे क्वेश्चन को एड्रेस किया है सर ने सफिशिएंटली। थैंक यू। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि हमारे साथ भीम पनवर का मैं सवाल लूँगी। पंकज जी, आपके पास है शायद, इनके पास जो पोर्टफोलियो दिया हुआ है उसमें इनके पास एक स्मॉल कैप फंड है ICICI का, साथ ही एसेट एलोकेटर फंड भी है, कोटक का ब्लू चिप है, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, HDFC का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, SBI का फोकस्ड है और सभी में 1500 की ये वीकली भी निवेश कर रहे हैं और पर मंथ ये कह रहे हैं लगभग 36,000 रुपये इनका पैसा निवेश हो रहा है। 2 साल हो चुके हैं, लमसम भी निवेश किया हुआ है। पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 37 लाख है। 20 साल तक ये कह रहे हैं निवेश कर पाएंगे। 5 करोड़ रुपए क्या जमा हो सकते हैं इस निवेश से, ये इनका सवाल है। निवेश की राशि बढ़ानी होगी, लेकिन फंड सिलेक्शन भी मेरे ख्याल से इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस रखे अपने पोर्टफोलियो में। बिल्कुल, फंड्स अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि इनका निवेश जो है वो काफी लंबी अवधि का है, तो ऐसे में कुछ फंड्स जो हैं हाइब्रिड फंड्स हैं, तो अभी फोन पे नहीं है, बट मैं कहूंगा कि अगर आपके रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो ऐसे में थोड़ा सा कंसिडर किया जा सकता है कि इक्विटी लोकेशन बढ़ा दिया जाए, तो वो यहाँ पर मुमकिन है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है कि 27 लाख ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है और ऊपर से 36,000 की STP चल रही है, तो 20 साल में करीब 6 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। तो टारगेट भी यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी यहाँ पर आसान है। लेकिन कविता, एक बात आपने नोटिस की होगी कि ये STP कर रहे हैं, SIP नहीं कर रहे हैं। अब STP में क्या होगा कि जो अमाउंट अभी इन्होंने पार्क किया है, यूजुअली डेट में ही किया होगा, लिक्विड फंड वगैरह में, वहां से स्विच हो रहा है, तो एक टाइम के बाद वो पूरा पैसा इक्विटी में निवेश हो जाएगा। अब SIP में तो क्योंकि बैंक अकाउंट से होता है तो लंबे समय तक चलता रहता है, तो यहां पर ये जरूर इनको करना होगा कि दोबारा से यदि STP करनी है तो फिर से आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा लमसम, और वहां से STP कंटिन्यू होती रहे, या फिर SIP के जरिए। लेकिन 36,000 पर मंथ जो निवेश हो रहा है वो आपका कंटिन्यू करना पड़ेगा 20 साल तक, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। दूसरी बात, आपके पास में 2 हाइब्रिड फंड हैं, एक है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड। और जैसा मैंने कहा कि 20 साल का नजरिया है, उस हिसाब से मैं कहूंगा कि यदि आप एसेट एलोकेटर फंड से ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर लें तो मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये थोड़ी सी आपको मैंने सजेशन दिया है कि आप बदलाव करें। बाकी आपका जो निवेश है, यदि यही राशि आप इन्वेस्ट करते रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप बिल्कुल अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर अब क्योंकि अपना निवेश बढ़ाएंगे और इनके पास मल्टी एसेट एलोकेटर जैसे फंड्स भी हैं पंकज जी, तो क्या ज़रूरी है कि अपने पूरे प्रोसेस में फंड्स को बढ़ाएं या अपनी निवेश राशि को बढ़ा सकते हैं और इन्हीं फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं? या इन्हीं फंड्स में भी किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फंड आप देखें तो यहाँ पर क्योंकि लार्ज कैप फंड है, उसमें बहुत ज्यादा, अगर हम 20 साल की बात कर रहे हैं तो वहां ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि बढ़ाना चाहिए। तो फिर स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, उसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि अगेन लंबा नजरिया है, तो वो अच्छा रहेगा। और SBI फोकस इक्विटी फंड है, उसमें भी किया जा सकता है। तो जैसा आपने कहा, मैं सहमत हूं आपकी बात से, यदि फंड ऐड नहीं करें उसकी बजाय इन 2 में से किसी फंड में कर ले तो भी मेरे हिसाब से अच्छा है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और TN बंधु साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर। मैम गुड आफ्टरनून। जी कैसे हैं सर आप? बढ़िया हूँ मैं, अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा।
और काफ़ी डिटेल में आपने जानकारी दी है अपने पोर्टफोलियो को लेकर। आप म्यूचुअल फंड में 25 लाख है आपका, स्टॉक में 25 लाख है और पीपीएफ में 8 लाख है। आप सरकारी कर्मचारी है, आपके पास एनपीएस भी है। रिटायरमेंट के बाद आप रिटायरमेंट 21 साल के बाद एम कर रहे हैं, है ना? ओके ओके ओके। ऑनगोइंग फंड्स जो आपके पास है उसमें मिरर एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है, मिरर का टैक्स सेवर है, एक्सेस का स्मॉल कैप है, पीजीएम का मिड कैप आपके पास है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है। तो एक तो आपका 10 करोड़ का लक्ष्य 2044 तक, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए 2040 तक 2 करोड़ आपको चाहिए। फंड्स तो आपने सभी बहुत बढ़िया इकट्ठा किए हैं सर। आप किसी आर्थिक सलाहकार के पास गए थे? नहीं, मैं तो देखता हूँ, आप लोग का शो देखता हूँ, और फिर पहले देख रहा था मैं वो मनी गुरु, उससे फिर इसमें देखता हूँ, इसी से बनाया हूँ, देख के बनाया पूरा जो भी पोर्टफोलियो बनाया मैंने। चलिए, धन्यवाद, आपने हमारा शो देखा, फॉलो किया और अपने लिए आपने फंड्स भी इकट्ठा किए हैं। आपने अच्छे से डिवाइड किया है अपने लक्ष्यों को और बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स अब आपको कि कैसे ये अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। विश्वजीत जी, निवेश बढ़ाना होगा, क्या कहेंगे आप? जी मैम, बिल्कुल निवेश बढ़ाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें देखें तो मिरई का एज एन एएमसी जो एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं इनको सलाह दूंगा। तो मिरई एसेट टैक्स सेवर में 10,000 रुपए कर रहे हैं, उसको 5,000 रुपए मिरई एसेट टैक्स सेवर में रहने दें और 5,000 किसी और टैक्स सेवर फंड में, जैसे कि पराग पारिक टैक्स सेवर फंड या कैनरा रिबेको टैक्स सेवर फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कि आपका मिरई में जो ओवरऑल एक्सपोजर है पोर्टफोलियो का थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो कंसंट्रेशन रिस्क उससे बढ़ जाता है। तो अगर आप ये थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपने 2 गोल्स रखे हैं। 10 करोड़ का जो बहुत ही अच्छा एम्बिशियस गोल है रिटायरमेंट का, बहुत ही अच्छा सोच के करा हुआ है आपने। तो 10 करोड़ का गोल अचीव करने के लिए, जैसे कविता जी कह रही थी, थोड़ा-सा आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। या तो आप 75,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें एसआईपी की। अगर वो आपको लगता है कि एकदम से स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसी 40,000 की एसआईपी में 8% हर साल स्टेप अप अप्रोच रखें, तो आप अपने गोल के करीब पहुंच जाएंगे। तो 10 करोड़ का जो मैंने विभाजन किया है वो ऐसे किया है कि 7 करोड़ आपका म्यूचुअल फंड से आएगा, जो आपने एसआईपी करी है, जो 75,000 की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर 40,000 में जो 8% आप हर साल स्टेप अप करेंगे, उससे 7 करोड़ रुपया आपका कॉर्पस बन जाएगा। 3 करोड़ रुपया जो है वो आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में जो आपका 25 लाख का वैल्यू है, और पीपीएफ में भी आपने 8 लाख रुपया निवेश किया हुआ है। इसके अलावा ये जब इनको जोड़ देंगे तो ये करीब-करीब 3 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो आपका 10 करोड़ का लक्ष्य आराम से इससे अचीव हो सकता है। इसके अलावा आपने एक और लक्ष्य रखा है बच्चे की पढ़ाई का, जो कि हायर एजुकेशन है 15 साल के बाद। तो वो 2 करोड़ रुपए के लिए आपको अलग से 42,000 रुपए का निवेश करना पड़ेगा, एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर हम 12% का सीएजीआर रिटर्न लेके चलते हैं, तो वो अलग से आपको अलग से निवेश करना पड़ेगा, तभी आप दोनों गोल के करीब पहुंच पाएंगे। तो 7 करोड़ म्यूचुअल फंड सिप से 75,000 की एसआईपी, या फिर 40,000 प्लस 8% का स्टेप अप, और जो स्कीम्स हैं वो आपकी काफी अच्छी हैं, आप उसमें बने रह सकते हैं, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। बाकी जो मैंने आपको बताया, बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको 42,000 की एसआईपी और शुरुआत करनी है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने अपने लिए काफ़ी पहले रिटायरमेंट का लक्ष्य तय किया है, और एक चीज़ जिसकी मैं तारीफ करना चाहती हूँ उनके पोर्टफोलियो में विश्वजीत जी, वो ये है कि रिटायरमेंट का लक्ष्य ये म्यूचुअल फंड के साथ साथ एनपीएस के जरिए भी अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण गोल आपकी लाइफ का, और उसको भी आपने डाइवर्सिफाई किया है। इस तरह की रणनीति किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद होती है? बिकॉज एनपीएस एक रिटायरमेंट को लेकर ही निवेश का विकल्प है, और साथ ही आपने म्यूचुअल फंड्स को भी गोल बेस्ड तरीके से अपने पोर्टफोलियो में डाला हुआ है। तो कविता जी, ये जो रिटायरमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, क्योंकि 60 साल के बाद आप करीब 30, 35, 40 साल जीने वाले हैं, और आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस चाहिए होता है। तो लोग जो प्लानिंग करते हैं बड़ी कम करते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे से अपना अमाउंट सेट किया हुआ है। जो एनपीएस है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये उसको पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे आसानी से, और 60 साल के बाद ही आपको 60% टैक्स फ्री पैसा मिलेगा, और वो रिमेनिंग 40% भी आपको एन्युटीज में निवेश करना पड़ेगा। तो अच्छा खासा प्योर रिटायरमेंट फंड है, और पीपीएफ या ईपीएफ से भी आपको एक स्टेबिलिटी आती है पोर्टफोलियो में। जो डेट साइड का कंपोनेंट है वो इसमें कवर हो जाता है,
और बाकी जो इक्विटी साइड का है, जो इन्फ्लेशन को मात देना चाहिए, वो आपको म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड से मिल जाता है। तो दोनों का मिक्सचर एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बन जाता है और एक अच्छी मजबूत रिटायरमेंट कॉर्पस की तरफ ले जाता है विद स्टेबिलिटी। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राइट। हमारे साथ टीएन बंधु साहब क्या फोन लाइन पर हैं? कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप विश्वजीत जी को? जी पूछिए। अच्छा, ये एनपीएस कंसीडर किया गया था कैलकुलेशन में कि अभी 21 ईयर और जो इन्वेस्टमेंट हमारा होगा अभी प्रेजेंट में 12,000 हो रहा है, वो धीरे धीरे 3-4% से बढ़ेगा धीरे धीरे जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता हूँ। बिल्कुल बंधु साहब, 12,000 की हमने कैलकुलेशन किया और वो 25 लाख रुपए बन जाता है अगर हम 10% का रिटर्न लेके चलते हैं एवरेज। तो वो मैंने बिल्कुल ऐड किया है 3 करोड़ के पोर्टफोलियो में। 25 लाख का जो अभी प्रेजेंट कॉर्पस है वो भी करीब करीब आपका 2 करोड़ 41 लाख बन जाएगा 12% की सीएजीआर रिटर्न लेके। और 8 लाख का पीपीएफ भी ऐड किया है 7%, 7.1% के हिसाब से 20 साल में 30 लाख बन जाएगा। तो ये 3 करोड़ बन जाएगा। बाकी जो मैंने एसआईपी की अमाउंट बताई है वो आपको 7 करोड़ का कॉर्पस जनरेट करके देगी ताकि आपका 10 करोड़ का एयूएम बन पाए। शुक्रिया बंधु साहब सवाल पूछने के लिए। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। आगे बढ़ते हैं और चलिए अब सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी बताइए आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या है आज? कविता, मैं कहूंगा कि हर निवेशक को, हर व्यक्ति को अपना हाउस होल्ड बजट जरूर बनाना चाहिए। और ये इसलिए नहीं कि आपका पैसा बचे ताकि आप इन्वेस्ट कर सकें, बल्कि इसलिए भी कि आपको पता चले कि आप खर्च कितना कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बजट के अभाव में या तो फिर आप बहुत ज्यादा सेव ही कर रहे होते हैं, पता नहीं होता है कि कितना आपको जरूरत है, या फिर कभी पैसा बचता नहीं है। तो आप अपना बजट बनाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितने आपको जरूरत है, उसी हिसाब से फ्यूचर के लिए पैसा बचाएंगे। और साथ ही आपका जितना पैसा बचता है उसे आप अपनी जरूरत के लिए खर्च भी कर सकते हैं। तो अपना हाउस होल्ड बजट हर व्यक्ति को जरूर बनाना चाहिए। विश्वजीत जी? जी बिल्कुल कविता जी, क्योंकि अभी मार्केट जैसे ऑल टाइम हाई पे है और बहुत सारे निवेशक ऐसा पूछते हैं कि वो लमसम पैसा इन्वेस्ट करें या फिर क्या करें। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि म्यूचुअल फंड में एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो अगर आप एक मुश्त पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप प्रेफरेबली एसटीपी का रूट लें, और ताकि आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को भी बीट कर सकें और आप निवेशित भी रह सकें। वेट ना करें कि मार्केट कब फॉल होगी तब आप निवेश करेंगे। हर समय निवेश करने के लिए अच्छा समय होता है अगर आपकी स्ट्रैटेजी और आपके गोल्स क्लियर है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और मनीष कुमार जी का मैं सवाल लूंगी जो कि पंकज जी जवाब देंगे। और इनके पास एसबीआई फोकस्ड इक्विटी है, एसबीआई का ही फ्लेक्सी कैप है और एसबीआई का ही ब्लू चिप है, कोटक का स्मॉल कैप है, एक्सिस का ब्लू चिप है। और अगले 20 साल तक ये निवेश कर सकते हैं और अगले 20 साल में इस निवेश से कितना रिटर्न उनको मिल पाएगा, यही इनका सवाल है। एक बार फिर से स्कीम्स उन्होंने अच्छी चुनी है लेकिन थोड़ी रेपिटेशन हो सकती है जिसको लेकर शायद बदलाव की सलाह आप देंगे पंकज जी। लेकिन साथ ही ये मेरे साथ फोन लाइन पर नहीं है तो मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि इन्होंने किसी लक्ष्य से इस पूरे पोर्टफोलियो को बांधा है या नहीं। 8,500 तक की ये एसआईपी कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेट 10 या 12% के रिटर्न के लिहाज से कितना ये कमा पाएंगे पंकज जी? 12% का सीएजीआर हम लेकर चले तो भी करीब 78 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं 20 साल में। तो आप समझ सकती हैं कि 20 साल में 78 लाख की जो वैल्यू है वो करीब 1/4 हो जाएगी यदि मैं 7% का इन्फ्लेशन लेकर चलूं। तो एक बात तो तय है, कोई भी गोल हो जो 20 साल के आगे की बात कर रहे हैं तो फिर आपको ये निवेश की जो राशि है वो बढ़ानी होगी। तो समय के साथ, क्योंकि 20 साल में तो आमदनी भी बढ़ती ही है, तो बिल्कुल अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते रहें। स्कीम्स अच्छी हैं लेकिन जैसा कविता आपने भी कहा अभी कि थोड़ा सा क्योंकि पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप भी हो और फोकस फंड भी हो तो दोनों का ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव एक जैसा ही होता है। तो इसलिए थोड़े से बदलाव की सलाह दे रहा हूं। एक तो अगर हम बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड की जो कि एक लार्ज कैप फंड है और 20 साल का यहां नजरिया है, तो मैं कहूंगा इसके बजाय अगर एक्सिस का ही हम दूसरा फंड कंसिडर करें, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, तो वो बेहतर रहेगा। और साथ ही एक वैल्यू फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी या फिर कैनरा रोबेको वैल्यू फंड, ये फंड
शामिल किया जा सकता है। आप यहाँ पर एसबीआई ब्लू चिप फंड को भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं लंबी अवधि के हिसाब से, और एसबीआई मिड कैप फंड उसकी जगह आप ले सकते हैं। तो आपके फंड हाउस भी सेम रहेंगे। एक्सिस का आप एक्सिस ब्लू चिप से एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और साथ ही एसबीआई ब्लू चिप से एसबीआई मिड कैप फंड में स्विच कर लें, ये बेहतर होगा। और जैसा मैंने कहा कि थोड़ा अमाउंट को बढ़ाना होगा, आपको निवेश को बढ़ाना होगा। और साथ ही एसबीआई फोकस फंड भी इनके पास था, जिसके बजाय मैंने बोला कि एक वैल्यू डिस्कवरी फंड पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो एक फंड को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। फंड नंबर ऑफ फंड भी सेम रहेंगे। तो बस निवेश को बढ़ाइए और ऑल द बेस्ट टू यू। ऑलराइट, चलिए शो का आखिरी सवाल अजय सिंह का मैं लूँगी, और ये कह रहे हैं कि 10 साल में इनको कमाने हैं 1 करोड़ रुपए, और एसआईपी जो है वो कैसे की जा सकती है, किस किस फंड में, और हर महीना इस लक्ष्य के लिए कितना निवेश करना होगा इन्हें। विश्वजीत जी। जी मैडम, 10 साल में 1 करोड़ थोड़ा सा पीरियड शॉर्ट है, बट करीब करीब 45,000 की एसआईपी इनको निवेश करनी पड़ेगी अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं। अगर 45,000 थोड़ी ज्यादा अमाउंट लग रही है तो 30,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, और हर साल 10% अगर ये बढ़ाएंगे, स्टेप अप करेंगे अपनी एसआईपी को, तो ये अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। जहां तक कि इन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाने की बात करी, तो मेरे हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें सभी कैटेगरीज का कॉम्बिनेशन हो, अलग अलग एएमसीज हो, जैसे कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, और इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड में भी ले सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये 4-5 फंड्स का कॉम्बिनेशन बनाकर एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और स्टार्ट करेंगे, निवेश स्टार्ट करेंगे तो ये अपने लक्ष्य के आराम से 1 करोड़ के लक्ष्य में आराम से पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। अगर अजय सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर होते तो हम इसको और विस्तार से चर्चा करते, लेकिन ये फोन लाइन पर नहीं है मेरे साथ, तो मैं इनके बिहाफ पे सवाल पूछ लेना चाहती हूँ। अगर 45,000 की ये एसआईपी फिलहाल नहीं कर पाए, मिनिमम से मिनिमम अगर शुरू करनी हो, तो कितने फंड और क्या फंड के नाम आप रिकमेंड करेंगे? जी बिल्कुल कविता जी, जो देखिए हर एक की कैपेसिटी है वो कितना स्टार्ट कर सकता है। अगर 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव करना है तो मैंने जैसा बताया कि 30,000 रुपए तो कम से कम स्टार्ट करने पड़ेंगे, बट ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। कभी कभी इंसान को बोनस मिलते हैं, अप्रेजल्स मिलते हैं, या कोई ऐसी इनकम आ जाती है, तो अगर 20,000 रुपए से भी स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे मार्केट को देखते हैं, बिहेव करते हो देखेंगे, तो एक उनका अपने आप एक इंटरेस्ट जागेगा और वो और निवेश करेंगे। और अगर पोर्टफोलियो कविता जी जैसा आपने पूछा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पहले वो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में निवेश करें, ताकि उनको फ्लेवर पता लगे, कोई मार्केट साइकिल समझ में आ जाए कि अगर कब मार्केट फॉल होती है तो कैसे बिहेव करते हैं फंड्स। तो मेजर कंपोनेंट वो लार्ज कैप में रखते हैं, और थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट 20% करीब मिड कैप में और 20% करीब स्मॉल कैप में रखें, तो ये एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए। ऑलराइट, चलिए, और इसी के साथ हम शो को भी यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, विश्वजीत आपका, समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज के शो में कराई। और जाते जाते मैं आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और साथ ही अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे शो देखकर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे और आपके कराएंगे लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।